मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम अशोक है। हाँ अशोक भाई। हाय अशोक भाई। हाय हाय हाय। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज दारू नहीं पिए, नहीं पीने की वजह से एक सुखी समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। शराब की समस्या लेके अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था और आज भी मेरे को लगता है कि शराब की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद में जितनी भी जो समस्या है जिसके लिए मैं संघर्ष करता हूँ, वो समस्या शराब के समस्या के बाद में है। और जैसे जैसे मैं शुरुआती दिनों में शराब से दूर हुआ, तो सबसे बड़े संघर्षमय परिस्थिति में मैं सोबर हुआ, क्योंकि मैं जिस कस्बे में रहता था, उस कस्बे में अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग नहीं थी। और ये अपने आप को छुपाने के लिए या कवर अप करने के लिए सबसे बड़ा कारण था मेरे लिए कि यार यहाँ पे तो अल्कोहलिक एनोनिमस की सभा ही नहीं है, तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाऊँ क्यों। लेकिन व्यसन मुक्ति केंद्र के डिस्चार्ज होने के बाद में जिस प्रकार से मेरे जीवन में दोबारा से शराब आई थी, तो उससे बचने के लिए मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में जाना बहुत ही अनिवार्य था। और मेरा व्यसन मुक्ति केंद्र से वापिस आना, दोबारा से शराब पीना और अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिलने के बाद में मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में जाना, और वहां पे जाने के बाद में मेरा जो आला दर्जा के साथ में स्वागत हुआ, वो अचंभित और अचरज करने वाला था। क्योंकि मैंने ऐसी दुनिया नहीं देखी थी कि जहाँ पे मेरे जैसा शराबी का जो सामाजिक तरीके से बहिष्कृत है, जिसका निर्वासन हो चुका है, जिसका देश निकाला हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को एक अल्कोहलिक सामूहिक जो संगठन है, वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे को, हर एक व्यक्ति मेरे को गले लगा रहा, वो हस्तांदोलन कर रहा। और जिस प्रकार से मेरी मनस्थिति थी या जिस प्रकार से शराबखोरी की वजह से मेरी परिस्थिति बिगड़ी थी, उस परिस्थिति में कोई मुझे गले लगा ले या कोई मुझसे प्यार से बात कर ले, ये दूर दूर तक के नहीं था। यहाँ दूसरे तो छोड़ो, अपने लोग मेरे को धुतकार रहे थे, अपने से भी मैं दूर कट रहा था। और यहाँ पे जब वो अननोन व्यक्तियों ने मुझे गले से लगाया और उन्होंने बोला कि यार हम भी तेरे जैसे ही आए थे, तू आते रहे बस। और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग करने के लिए 30 किलोमीटर खुद होके गया था। और बोलते हैं, अगर आप संघर्ष अपने सात्विकता के लिए अगर संघर्ष करते हो, खुद होके तैयार होते हो, खुद होके मेहनत करते हो, तो आपको ईश्वर वो शराब की दूरी दे देगा जो आपको चाहिए। बशर्ते मैंने वो प्रयत्न करते रहना चाहिए। नहीं तो मैं ये सोचूंगा कि ईश्वर ने मेरे जीवन में अब अच्छा प्रारब्ध लिखा है, तो अब मेरे को शराब की दूरी मिल जाएगी, ऐसा होगा नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने हिसाब से उसका एकात्म पराक्रम भी किया है उसने, या इंडिविजुअल तरीके से उसने उन्नति की है, तो उसके पीछे उसकी संघर्ष की बहुत बड़ी गाथा है। तो मैं उदाहरण के तौर पे एक अगर देखता हूँ कि यार, पक्षियों का राजा रहता है बाज, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ईगल। उसका औसतन उम्र होता है 70 साल। लेकिन विटंबना ये होती है उस पक्षी के साथ में कि 40 साल की उम्र में वो बाज जो पक्षी है वो बूढ़ा हो जाता है, शारीरिक दृष्टिकोण से विकलांग हो जाता है। उसकी जो चोंच रहती है जिससे वो कठिन से कठिन वस्तुओं को फाड़ डालता है या नुकीला कर देता है, वो जो नुकीली चोंच है उसकी सॉफ्ट हो जाती है। उसके शरीर के जो पंख रहते हैं वो भारी हो जाते हैं, छाती को चिपक जाते हैं। उसके पैर के भी नाखून की कंडीशन सेम वैसी ही रहती है, जो सॉफ्ट हो जाती है, जिसके वजह से वो शिकार करने भी जाएगा तो शिकार उससे कर नहीं पाता। तो 40 साल की ऐसे वयोवृद्ध अवस्था में वो आ जाता कि उस समय में उसके पास में दो ही ऑप्शन रहते, या तो वो गिद्ध बन के मरे हुए जानवरों के मांस नोचे, या संघर्षपूर्ण परिस्थिति में अपने आप को नए नव निर्माण करे। तो हर ईगल अपने आप को औसतन 40 साल की उम्र में ऐसे एक सुरक्षित ऊंचाई स्थान पे लेके जाता जहां पे उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो जो उसकी जो सॉफ्ट वाली जो चोंच रहती है, वो 40 साल शिकार कर करके जो सॉफ्ट आ जाती, जो नरम हो जाती है, उसको आगे वाले पत्थर पे जोर जोर से मारते रहता, जोर जोर से मारते रहता। कितनी पीड़ाएं होती रहेंगी होंगी उसको,
लेकिन वो चोट जब तक के मारते रहता है, बहुत सारा खून निकलता है कि वो चोट टूट के अलग ना हो जाए। सेम सिचुएशन जो पैरों के नाखून रहती है वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं, उसको नीचे की शिला पे रगड़ता है, उसको तोड़ डालता है। कुछ दिनों के बाद में उसको नई चोट देती है प्रकृति, और उस चोट से वो जो नई चोच आई हुई चोट से उसके जो छाती पे जो पंख चिपके रहते हैं, वो पंखों को कुरेदता है, अपने शरीर से अलग करता है, खून से लहूलुहान हो जाता है। यानी अभी मैं शेयर कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि कितनी पीड़ादायक प्रोसीजर है। और वो प्रोसीजर से अपने पंखों को अलग करता है, और उसके बाद में सृष्टि उसको नए पंख, नए नाखून और नया उसके जीवन का पूरा नव निर्माण हो जाता है 150 दिनों के बाद में। और वो और उसके बाद में 30 साल और जीता है। तो मेरे को ये ईगल जो पक्षी है, ये उदाहरण के तौर पे मेरे को समझ में आता है कि उसने अपने जीवन को इतनी मरणोत्तर यातनाओं के बाद में निखारा, और वो अपने आप में और एक 30 साल जीवन जिया उसने। तो शराब की जैसी मेरे को शराब की दूरी जब मिल जाती है अल्कोहलिक एनोनिमस के मदद से और ईश्वर की कृपा से, तब मेरे को समझ में आता है कि यार अब जो मेरे जीवन में जितनी भी शोकांतिका हुई है या मेरे जीवन की जो अस्त व्यस्तता हुई है, इसको संभालने के लिए तू स्वयं जिम्मेदार है। और मेरा स्वभाव कैसा था, मैं जिस प्रकार से पीड़ित था शराबखोरी की वजह से, वो मैं हर समय में दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने वाला मेरा स्वभाव था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने जब मेरी उंगली दूसरे की तरफ दिखाने वाली जो उंगली मोड़ के मेरे तरफ दिखाई, तब जाके मेरे को पता चला कि यार मेरे जीवन में जो भी अस्त व्यस्तता हुई है या जो भी मेरे जीवन का जो बिखराव जो हुआ है, इसके लिए सर्वस्व जिम्मेदार कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति न रहते हुए मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये जो परिस्थिति मेरी वाली आज जो बिगड़ी है मेरे शराबखोरी की वजह से, जो मेरे घर में आज खाने के वादे हैं, शराबखोरी की वजह से मेरी मानसिक स्थिति, मेरे परिवार के लोगों की मानसिक स्थिति, ये जो जितनी भी खराब हुई है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अब मैं जिम्मेदार हूँ तो इसके सुधार के लिए भी मैं सर्वस्व जिम्मेदार हूँ। और ये जब प्रोसीजर में मैं आया, तो मैंने देखा कि यार मैं धीरे-धीरे जैसे-जैसे शराब से दूर हुआ, मैं मीटिंग बाय मीटिंग अपने आप को पॉलिश होते गया। आप ऐसा समझ के चलो कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग जब शुरुआती दौर में शुरू किया, तो अल्कोहलिक एनोनिमस के स्वभाव में जाने के बाद में पहली बार मेरे को लगा कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फेलोशिप है, ये जो सामूहिक चिकित्सा पद्धति का जो क्लब है, ये मेरे को यार शराब की दूरी के साथ-साथ में नया जीवन और नव-निर्माण करने की दिशा में लेके जा रहा है। हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला जाता है कि तुम जब शराबखोरी करते थे, तो तुम्हारा जीवन एक तामसिकता का प्रतीक रहता है। और जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाता हूँ, तब मेरा जो जीवन रहता है वो सात्विकता भरा रहता है। उसमें शराब या एंगरनेस नहीं रहता है, एंगर नहीं करना है मेरे को, झूठ नहीं बोलने का है, भूखा पेट नहीं रहना है, जो शुरुआती दिनों उन्होंने टिप्स दिया। तो मेरे को सबसे पहले समस्या ये थी, क्या यार मेरे से शराब सच में दूर होंगी? लेकिन एकदम सरलता से मैंने जब वो कृतियाँ की और जब मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस की सुनी, अपनी चलाना बंद किया, तो मैं एकदम सहज रीत्या वो शराब से दूर हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप शराब से दूर हो गए कि आपकी जीवन की समस्या खत्म हो गई। मैंने अपने जीवन को सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए शुरुआत की। मीटिंग ने मीटिंग अपने आप को पॉलिश करते रहा, और उसके बाद में मैंने देखा कि मेरे जीवन में यार बहुत सारा बदलाव होना चाहिए। मेरे शराबखोरी की वजह से मेरे परिवार ने बहुत दुखद अनुभव झेले हैं। तो उनके लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी जीवन निर्वाह के लिए मैंने अपना जीवन अब समर्पण कर देना चाहिए। मैंने अपने आप को प्यार करते हुए दूसरे लोगों को भी प्यार करना चाहिए, ताकि मेरे सानिध्य में रहने वाले लोग मेरे से खुश रहें। क्योंकि मेरे शराबखोरी ने मेरे को मेरे परिवार से, मेरे समाज से, मुझे हर क्षेत्र से कट आउट कर दिया था। मेरा पूरा देश निकाला हो चुका था। तो आज अल्कोहलिक एनोनिमस की सात्विकता के साथ में मैंने वो हर परिस्थिति को मुकाबला करना चाहिए, जहाँ पे मैं उठ के भाग खड़ा होता था। मैं जैसे-जैसे वो धीरे-धीरे हर वो परिस्थिति को बदलते रहा, मैंने देखा
कि यार जिस व्यसन मुक्ति केंद्र में मेरे को सवेरे 5 बजे उठाया जाता था, तो वो रिस्ट्रिक्ट तौर पे था, मेरे मन मर्जी के विरुद्ध में था। फिर भी वो आदत मेरे शरीर को लग गई थी, वो आदत मेरे मन को लग गई थी। और मेरा अल्कोहलिक आने के बाद में मैंने देखा कि यार मेरी छोटी सी किराना दुकान है, तो मैं अगर जल्दी उठ के अगर वहां पे दुकान खोलता हूँ या साफ सफाई करता हूँ, स्वच्छ आचरण अगर रखता हूँ, तो शायद मेरे जीवन में डेवलपमेंट हो सकता है। और अल्कोहलिक एनोनिमस ने पूरा जो पूरी जो मेरे जीवन की जो योजनाएं बना दी थी, वो पूरी मेरे अंदर के कर्तव्य दक्षपना और मेरे कार्य में कुशलता रहते हुए करना था। मेरे को कोई दूसरा अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर आके मेरे घर में वो परिस्थिति को सुधारने वाला नहीं था। मेरे को खाली वहां से मार्गदर्शन मिल रहा था। वो रास्ता मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासद दिखा रहे थे, लेकिन चलना मेरे को ही था। और इसमें मेरी बेहद ईमानदारी जरूरी थी। उसमें मेरी हॉनेस्टी कितनी है, इस पे ऊपर मेरे जीवन का नियापन वो डिपेंड था। मैंने देखा कि यार मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के दिखाए हुए रास्तों पे रिस्पॉन्ड किया। मैंने अपने वो जो अपने जो ख्याली पुलावे थे, जो अपनी मन की मर्जी थी, उसको नहीं लगाया। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरे को बताया गया कि यार तेरे ज़िंदगी में तू ही अब रचयिता है, तो तेरे को पता चलना चाहिए कि तेरे को कैसा जीवन निर्माण करना है। या तू आज संघर्ष करके उस जीवन को निर्माण कर सकता है, या आज आलस्य करके बनने वाले जीवन को तू विनाश कर सकता है। तो मैंने 5 बजे सवेरे उठना चालू किया। हुआ कैसा, वो सवेरे एक तो 5 बजे मेरे को उठना ना जमे। क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया मेरे जीवन में हुई थी आलस्य की। मन और शरीर इतना आलसी हो चुका था कि 5 बजे उठ के मैं करूँगा क्या? अब मैं इतनी सारी तो विडंबना मेरे जीवन की हो चुकी है। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना झंडा गाड़ लूँगा, इस प्रकार के बुरे विचार मेरे मन में आते थे। और कभी-कभी 5 बजे उठने की प्रोसीजर में 5 बजे का अलार्म मैं लगा देता था, और वो एक मोबाइल में स्नूज़ करके ऑप्शन आता था, उसको ऑफ कर देता था। लेकिन 8-10 दिन के बाद में बार-बार वही प्रक्रिया करने की वजह से एक दिन मैं उठ के खड़ा हो गया, और मैंने ये सोचा कि यार अगर तू बार-बार ऐसे ही करते रहेगा, तो तेरे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। तेरे को अपने शरीर को और मन को थोड़ी-सी तकलीफ देना पड़ेगी। मैं अपनी हर बार मन के आलस्य को विजय ना करूँ, ना अपने शरीर के आलस्य को विजय करूँ। मैंने उस सुचिता के साथ में अपना नव सुचिता निर्माण की कि मैं अब अपने जीवन के लिए संघर्षमय परिस्थिति के लिए स्वयं उठ खड़ा हूँ। और मैं 5 बजे उठने लगा। और 5 बजे जो मेरी छोटी सी किराना दुकान थी, तो वहाँ पे जाने के बाद में मैं झाड़-झूड़ करने लगा, वहाँ पे स्वच्छ करने लगा, वहाँ पे सड़ा-वगड़ा मारने लगा। तो मैंने देखा कि यार ईमानदारी के साथ में मैं 7 पौने 7 बजे दुकान खोल देता था। और अमूमन होता कैसा था, मेरे आलस्य की वजह से कभी खोलना, कभी नहीं खोलना, कभी 8:30 बजे खोलना, कभी 8 बजे खोलना। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो कस्टमर रहते थे, जो ग्राहक रहते थे, वो सवेरे से जो ग्राहक 7 बजे आने वाला है, वो 8 बजे मेरे आने का इंतजार क्यों करेगा? वो तो दूसरे शॉपकीपर कीपर से ले लेगा ना। तो मैंने धीरे-धीरे उसमें प्रगति की और देखा कि यार वो अपने आप को थोड़ी-सी तकलीफ देने की वजह से मैं हॉनेस्ट बना। मैं 7 बजे दुकान पे जाके बैठने लगा। कुछ दिन तो कस्टमर नहीं आए, लेकिन उसके बाद में जब जैसे-जैसे मैं ईमानदारी के साथ में वो कार्य को करते रहा, तो मैंने देखा कि एक-एक, दो-दो, एक-एक, दो-दो कस्टमर आने लगे, जुड़ने लगे, धंधा होने लगा मेरा वाला। और फिर जैसे-जैसे मेरे को पैसे दिखे, तो मेरे जो घर में जो था, घर का जो वातावरण था, वो खुशनुमा होते रहा। मतलब मैं अपने परिवार के ज़रूरतों पे पूरा होने की प्रक्रिया में आ गया। मैं अपने ब बच्चों का अच्छा देखभाल करने लगा, उनकी ज़रूरतों का ख़्याल करने लगा, अपनी माँ की तरफ ख़्याल देने लगा। तो ओवरऑल जो अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को जैसा बता रही थी, उस प्रकार से मैंने अपने प्रगति पथ पे चलने के लिए प्रवृत्त हो गए। अब धीरे-धीरे हुआ क्या, वो ईमानदारी की वजह से, दुकानदारी चलाने की वजह से, जो मैं अपनी आलस्य की दुनिया में, जो भूतपूर्व शराबी दुनिया में मैं देख रहा था, कि वही दुकान पे कोई लेडीज़ नहीं आती थी। लेकिन मेरे अच्छे बर्ताव की वजह से, मेरे अच्छे आचरण की वजह से, अच्छे व्यवहार की वजह से लेडीज़ भी आने लगी। 4 लोग मेरे साथ में जुड़ने लगे, समाज के लोग मेरे साथ में जुड़ने लगे, और धीरे-धीरे मेरा वाला डेवलपमेंट होते रहा। मैं 4 पैसे जमाने लगा, बचाने लगा। तो ऐसी परिस्थिति में
मैं मीटिंग भी करने लगा और अपने जीवन में खुशनुमा जिंदगी मैं जीते रहा। और हुआ क्या, ऐसे पौने 2 साल की सोबरिटी थी मेरे वाले जीवन में, कि ऐसा नहीं होता है कि आप जिस परिस्थिति में हो वो सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी चल रही है, इसका मतलब यही सिचुएशन कंसिस्टेंसी आपके जीवन में चलती रहेगी, ये नहीं रहता। समय किसी के साथ में नहीं रहता। संघर्ष आदमी को कभी भी आ सकता है, जहाँ से मेरे को लगता है कि अब मेरी वाली यार संघर्ष की सीमा खत्म हो चुकी है, अब मुझे जीवन में संघर्ष नहीं है। वहीं पे मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा गड्ढे में मैं जी गिर जाता हूँ। संघर्ष थकाता ज़रूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। तो मैंने देखा कि यार पौने 2 साल की मेरी वाली सात्विकता थी, 1.5 साल की, और बढ़िया मैंने टकाटक काम कर लिया था और बहुत सारे अकाउंट में पैसे भी मैंने जमा कर लिया। क्योंकि पूरा जो मेरा कमिटमेंट था, पूरी जो एकाग्रता थी मेरे जीवन की, कि यार मेरे को ऐसा ये दुखद परिस्थिति में नहीं रहने का है। अब मेरे को अच्छे से ईमानदारी से अपने परिवार के लिए जीने का है और अब ये परिस्थिति को बदल देना है। तो 1.5 वर्ष में जो 30-35 हज़ार रुपए की जो मेरी छोटी-सी दुकान थी, उसका मैंने इंक्रीमेंट करके वो 3.5-4 लाख रुपए तक के ले गई। और उस समय में और आज भी है ना, आज से 4 साढ़े 4 साल पहले 4-5 लाख रुपए की दुकानदारी मेरे जैसे शराबी ने कर देना, तो लोगों के आँखों में खटकने वाली बात थी। और 25 जून को अ, हाँ, 25 जून को 25 मई को है शायद, 5वें महीने में, वो 25 मई के दिन मैं रात में सोया था और हर प्रकार का साहित्य मेरे डेली नीड्स में रहता था। डेली नीड्स की दुकान है मेरी वाली। तो उस समय में मैं सोया था 25 तारीख को, और एक नेबर का व्यक्ति, एक पड़ोस का व्यक्ति मेरे घर के दरवाजे पे उसने ठोका और ज़ोर-ज़ोर से सवेरे 5 बजे चिल्लाने लगा। बोले, "अशोक, बोले तेरी दुकान जल गई, बोले सोया है क्या? बोले तूने ज़ोर-ज़ोर से ऐसा दरवाजा ठोका।" मेरी बीवी बच्चे, कुछ तो भी कार्यक्रम था ससुराल में, तो वो पीयर में गई थी मेरी बीवी। और वैसे ही हम लोग उठे तो देखा कि वो बाजू वाले यादव भैया थे, उन्होंने बड़ी रोते हुए आवाज में बोला, "अशोक, बोले तेरी दुकान पूरी धू-धू कर जल रही है।" बोले। जैसे ही वो व्यक्ति ने ऐसा शब्द बोला, तो सबसे पहले यार मेरे को इतना रोना आया, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ऐसा लगा कि सर पे जो छत है, जो आकाश है, वो उड़ के चला गया है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने संघर्ष किया था, एक-एक रुपया को मैंने जोड़ा था, वैसी किसी का भी व्यवसाय रहे, किसी की भी रोजी-रोटी रहे, और उसके आँखों के सामने कोई व्यक्ति अगर ऐसा बता रहा है कि यार वो तेरी वाली दुकान खाक हो गई, तेरा रोजगार बंद हो गया, तो उसको कैसे लग सकता है, आप समझ सकते हो। तो ऐसी परिस्थिति में मैं वो आगे निकला और मैं पीछे निकला उसके, और फिर उसके पीछे मेरी माँ निकली। तो एकदम जैसे उन्होंने बताया था यादव बहू ने कि वो धू-धू करके दुकान जल रही है, उसी सेम सिचुएशन में सवेरे 5 एक बजे की बात होंगी, वो पूरी जल के लाल-लाल हो चुकी थी। यानी बचा ले कुछ भी, उस दुकान में ऐसी कोई चीज़ नहीं बची थी, वो बाहर से प्रत्यक्षदर्शी वैसा दिख रहा था। और वहाँ से ही मेरे आँखों में एकदम आँसू आ गए। मैं बोला, साला पूरी ज़िंदगी रास्ते पे खड़ी हो गई है बोला, अब कुछ नहीं बचा बोला, अब मेरा ज़िंदा रहना भी कोई मतलब नहीं है बोला। और ऐसी दुखद परिस्थिति में मेरे को लगता है मैं 2-3 मिनट मूर्छित भी रहा। अरे! वो जो दाँत जो है, दाँतकीड़ी बढ़ गई, और कुछ क्षणों के बाद में मुझे जब चेव आया, तो कुछ लोग वो वायरिंग काप काप रहे थे और वो उसको बुझाने की प्रक्रिया में कर रहे थे। और जब मैं थोड़ा-सा, मेरे को 4-8 लोगों ने समझाया, बोले जाने दे, बोले कुछ नहीं होगा, बोले तू जिंदा है तो फिर से लगा लेंगे, बोले जान दे, बोले जिसके मन में था बोले उसने जला दिया होगा, बोले कुछ नहीं होगा बोले। तो वैसी सिचुएशन में मेरे को सबसे पहले यही थॉट आता था कि साला अब सबसे पहले ना उस आदमी को, जो भी आदमी रहे, उसको पहले अब दारू पीता हूँ ना, उसका मर्डर करता हूँ। क्योंकि साला अब वो, क्योंकि वो जलती हुई दुकान के आगे में और एक दृश्य मेरे आँखों के सामने दिखता था कि यार मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरी एक बीवी है, मेरी एक वयोवृद्ध माँ है, इनका अब मैं उदर-निर्वाह कैसे करूँ? अब तो पूरा मेरा वाला बंटाधार हो गया। अब अपने जीवन को जीने के लिए मेरे पास में कोई प्रया येच नहीं रहा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहा, तो मैं जिंदा रह के करूँगा क्या? लेकिन उस समय में एक अच्छी सुचिता मेरे मन को परमेश्वर ने दी, और उसने बोला कि यार कम से कम एक बार तो अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासद को फ़ोन लगा दे। और मैंने फ़ोन निकाला। कम से कम 6 सवा 6 बजे थे, सब बुझा-बाजा हो गया था, लाइन वगैरह काट-कूट के।
मैंने वो मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर शकील उनको फोन किया और उनको बताया। तो बताते समय भी मेरे मुँह से शब्द नहीं निकल रहे थे, खाली रोना ही। वो समझ गए कि क्या हुआ है, तो ठीक है बोले, आप रुको बोले, मैं आता हूँ बोले। आप यकीन नहीं करोगे मित्रों कि मेरे रिलेटिव या मेरे भाई-बहन या मेरे मामा लोग या मेरे परिवार के सदस्य, मेरे रिश्तेदार उस परिस्थिति में वहां तक घटना स्थान पर पहुंचने के पहले ही, वो 8 बजे के पहले ही मेरा मित्र अपने लड़के को लेके वहां पे पहुंच गया था। और सबसे पहले उसने मेरे को गले लगा लिया और आंखों ही आंखों में बोला, अशोक बोले कुछ नहीं होगा बोले, तू शांत रहे बोले, सब ठीक हो जाएगा बोले। मैं बोला क्या ठीक होगा बोला शकील। वो बोला देखो बोला पूरा का पूरा जल गया बोले, देखो ना बोला पूरा पूरी जिंदगी पूरा जल गई बोला, अब मैं जिंदा रह के भी क्या करूँ बोला। आप लोग बोल रहे थे बोला कि शराब मत पियो सब ठीक हो जाएगा, देखो ना बोला परमेश्वर ने मेरे साथ में क्या कर दिया बोला। मैं परमेश्वर को कोस रहा था उस समय में। और फिर ऐसी परिस्थिति में उन्होंने एक शब्द बड़ी बढ़िया बोली मेरे को, बोले सब जल गया क्या बोले। मैं बोला मेरे सिवा कुछ बचा नहीं है बोला। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली, बोले तू बचा है ना बोले, बस बोले अब कितना भी कुछ भी जलने दे बोले, तू फिर से खड़ा कर सकता है बोले, तू अपनी मानसिकता मत जलने देला यार बोले अशोक बोले। तेरी मानसिकता नहीं जली ना बोले, ये फिर से पूर्ववत तू कर सकता है बोले, मैं जानता हूँ बोले मेरे मित्र को बोले कि तू फिर से एक बार फिर से तू खड़ा हो सकता है बोले। और फिर वो 2-3 घंटे मेरे साथ में रुके, उन्होंने सांत्वना दी कि ये बंदा नया बंदा है, शराब की तरफ ना जाए। वो मेरे साथ में पुलिस स्टेशन तक के चले, वो एफआईआर हुआ। वो 4 बजे, वो फिर 4 बजे सब सब शांत होने के बाद में मेरे को घर में थोड़ा-सा रिलैक्स लगने के बाद में उन्होंने मेरे को पूछा कि अब मैं जाऊँ बोले अशोक बोले? मैंने बोला जाओ भैया बोला आपको भी। तो वो चले गए, उसके बाद में मैंने वो 2-3 दिन तो मेरे को नींद ही नहीं आई। वो जब भी मैं सोने की प्रोसीजर में जाता था, तो वही बार-बार मेरे सामने आँखों के सामने वो जला हुआ दुकान का दृश्य ही दिखता था। वो काला-काला, वो लपेटे आग की, वही दिखता था। और तीसरे दिन के बाद में फिर मैंने वो अल्कोहलिक एनोनिमस की और एक संजीवनी ग्रुप में नागपुर में जाके मीटिंग किया और वहाँ पे शेयरिंग किया मैंने। तो अंदर से एक फीलिंग आई मेरे को कि यार, मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो मेरे पास में क्या था? आज अल्कोहलिक एनोनिमस में रहने के बाद में अगर मेरे जीवन में इतनी घटना हो गई है, तो अल्कोहलिक एनोनिमस का पावर है मेरे पास में, वो ताकत है, वो शौर्य और धैर्य है जिसके बदौलत मैं फिर से वो खड़ा कर सकता हूँ। तू हार क्यों मान रहा है? यानी अपने आप को हार मान लेना, ये है हार। तो हार मैं मानूँ क्यों? मैं अभी जीवित हूँ, मेरे दोनों हाथ सही सलामत है, मेरी अच्छी सद्विवेक बुद्धि सलामत है, तो मैं फिर से पूर्ववत वो कर सकता हूँ। और मैंने वो फिर से उस दुकानदारी को रिबॉर्न करने की या रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की। और उसको फिर वो 2-4 लेबर बुलाए और उसको काट-पीट के साफ करने की कोशिश की। और जैसे-जैसे वो जला हुआ सामान दिखता था, वैसे-वैसे मेरा मन रोता था, तो फिर वो वहाँ से मेरी माँ मेरे को हटा देती थी। लेकिन बार-बार वो प्रयास करने की वजह से मन से एक आवाज़ आती थी कि यार तू अशोक, फिर से तू कर सकता है। तेरे पास में तू जैसा सोच रहा है ना वैसा नहीं है। आज भी तेरे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। तेरे ऊपर अगर समस्या आई है ना, तो परमेश्वर तेरे को इस समस्या के सॉल्यूशन के साथ में कुछ ना कुछ नियोजित तरीके से नया कुछ देना चाहता है। तेरी परीक्षा लेना चाहता है, उस परीक्षा पे तेरे को खरा उतरने का है। और सिचुएशन आपके जीवन पर असर नहीं डालती, लेकिन उस सिचुएशन में लिया गया निर्णय आपके जीवन पे असर डालता है। और मैंने निर्णय लिया कि साला अपन लड़ेगा यार बोला। कुछ चाहे कुछ भी हो जाए। जो व्यक्ति ने अपने को अपने अंदर की वो सहन शक्ति, अपना धैर्य, अपना इम्यून सिस्टम जागरूक कर दिया है, उसका धन्यवाद दे तू कि तेरे अंदर में वो अब ताकत तू बता दे कि तू भी कर सकता है। तू छोटे-छोटे बातों पे शराब पीने के लिए जाता था। आज तू फिर से अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए, अपने परिवार की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए अगर तू सच में कैपेबल है, तो करके दिखा। मैंने फिर से वो काम में मैं भिड़ गया। मैं 1-2 मित्रों की सहायता ली और किसी की तरफ लाचारी और बेबसी की तरफ हाथ नहीं पसारे, क्योंकि मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने ये बताया था कि तू लाचार और बेबस मत बने, तू आत्मग्लानि में मत जाए। क्योंकि ये आत्मग्लानि मेरे को फिर से दोबारा से शराब की तरफ लेके जा सकती थी। या वो मैं ये करुणा की भाव माझ्यावर दया करा यार, मेरे साथ में ये हादसा हो गया, अब तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? ऐसा अगर मैं गिड़गिड़ाऊँगा,
तो मेरे में और बाकी कॉमन आदमी में फर्क क्या रहेगा? मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य हूं ना यार। तो मैंने वो कृतियां चालू की और ये लड़ा मैं। आज भी वो जो लड़ाई करने का जो सामर्थ्य था, वो आप लोगों ने दिया था मेरे को। वो जो मैंने उस समय में जो एकात्म पराक्रम दिखाया, मेरे को लगता था कि वो एकात्म पराक्रम मेरा था, लेकिन आज मेरे को समझ में आता है कि वो एकात्म पराक्रम मेरा नहीं था, मेरे परिवार के लोगों का था, आप लोगों का था। वो परमेश्वर ने बार बार मेरे को अच्छी सद्विवेक बुद्धि दी थी कि तू लड़ रहे अशोक, हम तेरे साथ में खड़े हैं। मैंने 45 डेज अपनी दुकानदारी को तैयारी करने के लिए मैं लड़ते रहा। वो छोटे छोटे सामान लाने के लिए नागपुर जाता था, एक दो मित्रों को पकड़ता था। वो मेरे सास ससुर ने मेरे को कुछ पैसे दिए, 65,000 रुपए। और 2-3 साल की सात्विकता में मैंने 3-4 लाख रुपए जमा कर दी, तो डरने वाली बात ही नहीं थी। और फिर पैसे मैंने फिर से दोबारा से वो अपनी दुकान चालू किया। और कुछ लोगों की तरफ मेरे पैसे थे। अब वो दुकानदारी में इतना था कि सब भी जल के खाक हो गया था। लोग लिखे वाले पैसे नहीं देते, तो वो यार बिना लिखे वाले मेरे पास में तो प्रूफ ही नहीं था। लेकिन मेरे को ये समझ में आया था, मेरे को एक अपलाइन ने बताया था, ओल्ड टाइमर ने, कि बोले अशोक, बोले किसी के साथ में वाद विवाद नहीं करना, बोले अभी बोले अपनी शांति से तू दुकानदारी चालू कर, बोले जो जैसा जैसा तेरे को मार्गदर्शन कर रहा है ना, बोले उसका हाव हाव सुनते रहे, बोले। और ठीक मैंने वैसे ही किया। मैं धीरे धीरे देख रहा था कि लोगों की तरफ अगर मेरे वाले किसी व्यक्ति की तरफ अगर 500 रुपए है, तो वो बोलता था कि नहीं यार 500 रुपए नहीं है, 200 रुपए, तो चल भाई 200 रुपए देते, क्योंकि उसी के साथ में मेरे को दोबारा से व्यवहार करना था। और ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर मैंने और दुकानदारी शुरू की, फिर से चालू किया। तो शुरुआती दिन में वो चली नहीं। कुछ लोग तो ये सोच के चल रहे थे कि अब ये साला दुकान लगाएंगे इतनी, क्योंकि वो एकदम वो जो जीरो में आ गया था, मेरा काम पूरा जल के खाक हो चुका था। लेकिन वो एकमात्र वो मेरा संघर्ष और अल्कोहलिक एनोनिमस की वो निरंतर सभा है। और वो ईश्वर द्वारा तय किया मेरा भाग्य, वो किसी मनुष्य के निपटाने से, ना बढ़ाने से, ना घटेगा ना बढ़ेगा। वो ईश्वर ने तय किया था कि कोई भी तेरे अंदर में वो मनुष्य तेरे को घटाने की कोशिश कर रहा है ना, तो तू उसके उसके षड्यंत्र से तेरा वाला वो घटेगा नहीं। ये मेरे को समझ में आया। और मैंने फिर से वो प्रोग्राम चालू किया। तो धीरे धीरे एक एक करके वो जितना मेरा नुकसान हुआ था उस समय में, 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मेहनत, परमेश्वर की अनुकंपा और आप लोगों के साथ की वजह से 1.5 पौने 2 साल में मैंने वो उसकी रिकवरी डबल टिबल कर दी। आप समझ के चलो कि जिस परिस्थिति में वो उस सिचुएशन में मेरे शराब पीने की, या उस समय में तो ऐसा भी थॉट आता था मेरे मन में कि साला अब जिंदा रह के करना क्या है। हाँ? इतना मैंने अपना संघर्षमय जीवन करके इतना बड़ा कर दिया, जीरो से मैं हीरो बन गया और वापस साला मैं जीरो हो गया। तो उस परिस्थिति से जीरो होने के बावजूद फिर से मैं दोबारा से हीरो हो गया। 1.5 पौने 2 साल के बाद में मैंने देखा कि वो फिर से हरी भरी दुकान हो गई। जो लोग मेरे को निंदा और आलोचना के दृष्टिकोण से देख रहे थे, तो उनके अंदर में मेरे प्रति इतना भाव निर्माण हो गया कि यार ये जो संगठना में जाता है ना, वो झोला छाप संगठना नहीं है साला। ये आदमी भी झोला छाप नहीं रहा अभी। ये साला बड़ा संघर्षमय दिख रहा है। इससे अगर सीखना है ना, लड़ना कैसा है और हारी हुई बाजी को जीतना कैसा है, ये इससे सीखो और इसके संस्था के लोगों से सीखो। मतलब इस प्रकार से कुछ लोगों ने तो इस प्रकार से मुझे बोला तक के, यार तेरे को देख के ना लगता है, बोले कि साला तू है कमाल के आदमी है। और ये जो संघर्ष है, ये मैंने अपने आई से सीखा हूँ। क्योंकि मेरे आई ने मेरे पिताजी की शराबखोरी में और मेरे शराबखोरी में बहुत सारा संघर्ष किया। यानी संघर्ष और सहनशीलता का बेमिसाल उदाहरण है मेरी आई। और आप हम लोग ये देखते भी है यार कि मुझे अगर सूर्य की तरह चमकना है, तो पहले सूर्य सूर्य की तरह यार तपना पड़ेगा मेरे को। मैं वो उसी में मेरा वाला आलस्य है कि मैं वो तपना नहीं चाहता। मेरे को चमकना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जब मेरे को तपने की बारी आती है, घिसने की बारी आती है, तो मैं घिसने के लिए नहीं तैयार ही नहीं रहता हूँ। मैं थोड़ी सी मेरी क्या है, निंदा कर दिया किसी ने, तो किसी ने मेरी आलोचना कर दिया, तो मैं अपने वेपन, अपने शस्त्र डाल देता हूँ। मैं ये देखता नहीं हूँ कि किसी की निंदा करने से मैं क्या कमजोर होने वाला हूँ क्या। मैंने वो निंदा अगर पॉजिटिव तरीके से ली, तो मेरे को कौन पराजित कर सकता है।
मेरी पराजय, मेरी विजय, ये मेरे स्वयं के कर्तृत्व पर, क्षमता पर और उसके बाद में प्रतिभा पे डिपेंड है। मेरे को कोई दूसरा व्यक्ति हरा ही नहीं सकता यार मेरे सिवा। मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस सीधा-सीधा ठोक के बोल रही है कि कभी भी अपने आप को तबाह मत समझो, क्योंकि मैं तबाह होता ही नहीं हूँ। ना मैं तबाह होता हूँ, ना वो जो परिस्थिति है वो थोड़ी-सी मेरे को विचलित कर दी है। वो जो मैंने जो 2 साल के सोब्रिटी में, डेढ़ 2 साल के सोब्रिटी में जो अपना रिनोवेशन किया था दुकान का, वो तबाह हुआ था मेरा वाला। वो मेरी थोड़ी बहुत उपलब्धियाँ तबाह हुई थी। लेकिन आज मेरे पास में वो हिम्मत था, वो शौर्य था, धैर्य था, जिसके बदौलत मैंने फिर से वो और रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। तो मैं जब तक कि जीवित हूँ, तब तक कि मैं तबाह नहीं होता हूँ। मेरी उपलब्धियाँ और मेरे पास में जो साहित्य मैंने जोड़ा रहता है, वो तबाह होता है। और फिर धीरे-धीरे वो वो सब हो गया और वो परिस्थिति को, वो घटना को मैंने बदल के रख दिया। उसका एकमात्र ये कारण था कि मैंने अपने आप को कभी ये नहीं समझा कि मैं ये कर नहीं सकता हूँ। मैंने हर वो समय में ये सोचने की कोशिश करता हूँ, आज भी वो सिचुएशन अगर मेरे अंडर कंट्रोल में है, उसको बदलना ज़रूरी है यार। हम अल्कोहलिक एनोनिमस में सुनते हैं कि जैसी परिस्थिति है वैसे स्वीकार कर लो। लेकिन आज जो ये परिस्थिति मेरे साथ में हुई थी, मैं ये सोच लेता कि अ, नहीं यार वो तो परिस्थिति स्वीकारने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस पूरा पैराडॉक्स का प्रोग्राम है। जो परिस्थिति को मेरे को बदलना है ना, वो उसको बदलना है। उसमें पूरा मेरे को शक्तिहीन नहीं बनाती अल्कोहलिक एनोनिमस, मेरे को शक्तिशाली बनाती है। क्योंकि मेरे को खाली शस्त्र कहाँ डालने का है, शराब नहीं पीने की। लेकिन मेरे जीवन यापन को अगर मेरे को संघर्ष पूर्ण करना है, नई सुचिता उसकी निर्माण करने की है, तो मेरे को लड़ना तो पड़ेगा ही ना यार। लड़ूँगा नहीं तो कैसा होऊँगा? और ये और एक बात उसमें महत्वपूर्ण है कि मैं लड़ता भी किस प्रकार से हूँ। क्योंकि वो लड़ाई अगर मेरी वाली तर्कहीन है, वो अर्थहीन है तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसमें। मेरे लड़ाई में वो अर्थ होना चाहिए। मैं जो उस संघर्षमय परिस्थिति में लड़ा, उसमें अर्थ था। मेरे छोटे-छोटे बच्चों के लिए वो नव-निर्माण था उसमें। मेरे परिवार का उदर-निर्वाह करने के लिए वो आत्म-संतुष्टि थी। मेरे माँ की प्रसन्नता के लिए वो लड़ना बहुत ज़रूरी था। मेरे जीवन में 2 वक़्त की रोटी मैं खा सकूँ, अपना परिवार मैं चला सकूँ, इसलिए लड़ना ज़रूरी था। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, जो लड़ाई मेरे को लड़ना नहीं है, जहाँ पे मेरे को शरण जाने का है, वहाँ पे मैं लड़ने चला जाता हूँ और जहाँ पे मेरे को लड़ना नहीं है, जहाँ पे मेरे को शरण जाना है, वहाँ पे लड़ाई करने चला जाता हूँ। है ना? उल्टी मानसिकता है। तो आज अल्कोहलिक एनोनिमस में स्टेबल होके मेरे को समझना पड़ेगा कि आज जितना भी जितना भी मेरे जीवन में अच्छा नियापन हुआ है, इसका एकमात्र कारण है अल्कोहलिक एनोनिमस की निरंतर सभाएँ। अगर तुम्हारे जीवन में सुख चाहिए, देखो तुम्हारी अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग करने से तुम्हारे जीवन में सुख नहीं आएगा। अल्कोहलिक एनोनिमस की निरंतर सभाओं के साथ में अपने जीवन में उसका सराव करोगे तब तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। और सुख क्या है? सुख ये है कि यार मैं 2 की रोटी खाऊँ, स्वयं भी खाऊँ और दूसरों को भी खाने दूँ। नहीं तो मेरा कैसा स्वभाव था, दूसरों को छीन के खाने वाली प्रवृत्ति, वो साली विकृति है। हाँ, दूसरों का जो मैं छीन के जो खा रहा हूँ, वो विकृति है। मैं अपना खा रहा हूँ, लोग अपना खा रहे हैं, ये संस्कृति है। और मैं किसी और की चिंता करके खा रहा हूँ, ये प्रकृति है और प्रकृति में परमेश्वर होता है। यही तो अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे बता रही है कि अपने से अगर दूसरे का विचार भी तेरे साथ में हो रहा, कोई पीड़ित शराबी है, उसको अगर तेरी मदद की ज़रूरत है, तो तू आगे बढ़ के जा यार, तूने जाना चाहिए। तेरा काम है, तू नौकर है अल्कोहलिक एनोनिमस। और मैंने देखा कि यार जब मैं सोबर भी हुआ तो यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस का ग्रुप नहीं था। मेरा स्पॉन्सर मेरे को बोलता था, अशोक बोले तेरे को चुना ही इसलिए है बोले वहाँ पे बोले, उस सावनेर क्षेत्र में जहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस की सभा ही नहीं है बोले। और तू वहाँ पे एकमात्र मेंबर है बोले जो कि सोबर चल रहा है बोले। तो तेरे साथ-साथ बोले कोई दूसरा व्यक्ति भी तुझे ढूँढ रहा है बोले। अशोक बोले तू ये सोच बोले दिमाग में बोले और थोड़ा-सा संघर्ष कर ले बोले। आज देख बोले इतने बड़े संघर्ष करके बोले तूने बोले फिर से अपने जीवन का नवा निर्माण कर दिया बोले, अपने व्यवहार को फिर से खड़ा कर दिया बोले। तो आज बोले अल्कोहलिक एनोनिमस की सभा अगर नहीं है बोले, तो वहाँ पे बोले फिर से तू वहाँ पे ग्रुप चालू कर सकता है बोले अशोक बोले। तू है बोले उसमें, इसीलिए तेरे को बोले अल्कोहलिक एनोनिमस
कि वो सभा के लिए वहां पे चुना गया है बोले। तो तू बोले अगर तेरे को अगर सब आयता मिल जाता बोले तो तेरे को नागपुर में नहीं रखता बोले ईश्वर बोले, क्यों तेरे को सावनेर में रखा बोले। और तू अल्कोहलिक एनोनिमस का एक सच्चा अगर ईमानदार कार्य करता है बोले, सदस्य है बोले, तो तू बोले वहां पे ग्रुप तैयार कर। मेरे को बात अच्छी लगी और मैं बोला यार चलो यहाँ पे अगर मेरे मदद से, मेरे स्किल कौशल्य से जो मेरे पास में नॉलेज है वो अगर मैं औरों को देता हूँ तो यार इससे मेरा भी फायदा होगा और उसका भी फायदा होगा। और वैसे भी रुका हुआ पानी और रुका हुआ आदमी सड़ जाता है। जो मेरे पास में नॉलेज है मैं लोगों को दूं। तो मैंने शुरुआती दिनों में फिर से और संघर्ष यात्रा शुरू कर दी। और जब जब भी मैं संघर्ष यात्रा करता हूँ ना तो उसमें ज्यादा मेरे जीवन को पॉलिश होते हुए देखता हूँ कि मैं अपने आप को और अंदर से शक्तिशाली महसूस करता हूँ। मैंने देखा कि यार मैंने वो जगह के लिए गया मैं, और मैं बोला ग्रुप शुरू करते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस का। तो सामनेर के एक कॉलेज में गया। तो पहले तो वो अल्कोहलिक एनोनिमस और दारू का प्रोग्राम सुनते बराबर तो दो स्कूल संस्थापक वाले ने मेरे को भगा दिया, बोले ये बेवड़ों का प्रोग्राम वोग्राम नहीं करना है बोले। नहीं हम नहीं देते बोले जगह। तो मैंने फिर लगा दिया स्पॉन्सर को। मैं बोला क्या है, बोला वो गया था बोले मैं 2 जगह। तो वो बोला ऐसे ऐसे बोल रहे थे बोले। तो बोले जितू से छोटी सी बात के लिए हार मारा बोले और दूसरे स्कूल के लिए ट्राई कर बोले। तो फिर मेरे एक परिचय के थे जो कि नगर परिषद में नगराध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, उनको मैंने फोन लगाया और उनके माध्यम से एक कॉलेज में जगह किया। और देखो वो एक जगह करने के बाद में वो जगह मिल गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि जगह मिल गई तो हो गया। मैं अलोन खाली सिंगल मेंबर था और अल्कोहलिक एनोनिमस का कोई दूसरा मेंबर था नहीं। एक प्रशांत भाऊ करके थे दूसरे मेंबर, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आते थे। तो मैं हर संडे को वहां पे जाके बैठता था। मेरा स्पॉन्सर बैठता तो तू जाके वहां पे बैठना, बिग बुक लेके बैठना, कोई आवे ना आवे तू 1-1.5 घंटा बैठा अपना, तेरे को जैसा लगा वैसा। मैं हर संडे के दिन या हफ्ता भर 16-17 लोगों को फोन लगाता था। किसी का भी मैसेज अगर मिला तो उसके घर में जाता था, मैं और मेरी बीवी जाते थे। ऐसे 6 महीने तक के कोई मेंबर नहीं आया। 1-2 मेंबर छूट-छाट आते भी थे तो मैं उसको समझाने के बाद में वो रुकते नहीं थे, चले जाते थे। तो वहां का जो प्यून था चपरासी, उसके साथ में मैं अक्सर 20-20 1-1 घंटा चर्चा करता था। तो वो मेरे को हरदम बोलता बोलता था, बोले अशोक भैया बोले तुम बोले ये पागल जैसे लोगों को बताते रहते बोले, रुकता किकता कोई नहीं बोले, तुमको बोर नहीं लगता क्या बोले, तुम बोले अपनी दुकानदारी वगैरह बंद करके अपने बीवी को लेके आके बैठ जाते हो बोले, कोई आता नहीं बोले। तो मेरे को बड़ी हंसी आती थी। मैं बोला साला बात तो तेरी बराबर है, लेकिन मैंने बार बार स्पॉन्सर को ये बात जब वो शेयर करता था मैं उनके साथ में, तो मेरे को बोलते थे लोग बोले आज तेरे वाली पेशेंस को चेक कर रहे बोले, आज तेरे अंदर में कितना टॉलरेंस है, कितना पेशेंस है, ये बता दे बोले तू। और यकीन मानिए दोस्तों 6 महीने के बाद में मैं देखा कि एक एक दो दो करते करते वहां पे मेंबर जुड़ने लगे। और फिर मैं उन लोगों को बीमारी अपने अनुभव के माध्यम से समझाने लगा। कुछ नागपुर के मेंबर आने लगे, मैंने उन लोगों की मदद मांगी, मेरे स्पॉन्सर की मदद मांगी। और एक एक दो दो चार चार करते करते आज देखो, आज 4 वर्ष हो गए उस ग्रुप को निर्माण में। आज वही सावनेर ग्रुप में नहीं, सावनेर ग्रुप नहीं, यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ टाकड़ी बंसाड़ी जैसे पेतरुक छोटे से गांव में भी एक अल्कोहलिक एनोनिमस का ग्रुप बन गया। उधर वो सवसर के पास में एक बोरगांव रेमंड करके वहां पे एक ग्रुप बन गया। अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले उमरी में एक ग्रुप बन गया। तो ये जितने भी ग्रुप बने इसके लिए मेरे को ईश्वर ने चुना, और ये मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये मैंने नहीं किया, मेरे को मालूम है मेरे हाथ से भाजला पापड़ भी नहीं मोड़ता है, मेरे हाथ में मेरी खुद की शराब नहीं छुपती है। लेकिन आज जब भी अगर कहीं जिक्र होता है सावनेर के ग्रुप का या कोई उमरी के ग्रुप का या मेरे पेतरुक गांव के ग्रुप का, सावनेर फेलोशिप का, तो वहां पे कहने मेरा नाम आता ना यार, तो अंदर से ऐसा हृदय भर के आता कि यार तूने साला अपने जीवन में साला किसी का अच्छा नहीं किया। लेकिन आज अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रसार और प्रचार करने की वजह से, लोगों को वो जानकारी देने की वजह से देख आज तेरा नाम इतनी अदब और इतना शिद्दत के साथ में लिया जाता है। तो वो तौफीक, वो अवसर मेरे को ईश्वर ने दिया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरे जीवन का कि यार मेरे को ऐसी विनम्र जगह पे अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग लेने का, सभाओं को निर्माण करने का कार्य मेरे ईश्वर ने दिया। तो ये संघर्ष मैं आजीवन करना चाहता हूँ। और इस संघर्ष के लिए मेरे को जितना भी लड़ना पड़े, चाहे मेरे को
किस भी लेवल पे जाना पड़े, इस संघर्ष के लिए मैं हरदम तैयार रहता हूँ। मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि रात के 12 बजे है, कोई मेरे को फ़ोन कॉल करके मेरे को घर में बुलाने की कोशिश कर रहा है कि यार नहीं, मेरे को विथड्रॉल्स हो रहे हैं। अगर मेरे नज़दीक का रहा 8-10 किलोमीटर का, तो घर के लोग बड़े अचरज में रह जाते हैं। साला आमीन, हमने काम बताया तो सुनता नहीं बोले, और किसी नए मेंबर का या किसी अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर का फ़ोन आया, तो भग से गाड़ी को किक मारता है और भग से भगता है बोले। उनको नहीं समझता है कि अल्कोहलिक एनोनिमस के सदस्य मेरे लिए क्या है। हर वो अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य मेरे लिए ईश्वरीय दूत है। उसके आवाज़ों से मेरी सात्विकता टिकी है। तो आज मेरे जीवन में ये संघर्ष की कहानी और भी आगे लिखी जाएँगी, और उस कहानी में ईश्वर मेरे साथ में है। तो जब-जब मैं कोई ईश्वर को अपने सानिध्य में लेता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरे जीवन का नव-निर्माण होने वाला है इस संघर्ष में। और अल्कोहलिक एनोनिमस हर समय वो मेरे को वही कहना चाहती है कि तू अगर एक को ढूँढेगा ना, तो अल्कोहलिक एनोनिमस तेरे को और दूसरे से मिलवाएगी। हमारे यहाँ पे एक संस्कृत में श्लोक भी है, एकम हम बहुतांशी। अगर हम एक है, अगर अनेक होना चाहते हैं, तो हमको कैरिंग द मैसेज करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे समस्या अनेक है। एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करता हूँ और अपनी शेयरिंग को विराम देता हूँ। एक राजा के पास में एक हाथी रहता है। वो हाथी बहुत सारे युद्ध जीत के देता है राजा को, और कुछ वर्षों के बाद में वो हाथी बूढ़ा हो जाता है। उसको राजा ससम्मान के साथ में एक जगह पे छोड़ देता है। हाथी एक दिन दुर्भाग्यवश तालाब में पानी पीने जाता है, तो वो जो दलदल रहती है, वो जो कीचड़ रहती है, उस कीचड़ में जाके फँस जाता है। तो जैसे ही ये जानकारी, घटना की जानकारी उस राजा को पता चलती है, तो राजा का दिल एकदम करुणामय हो जाता है। वो दया से भर जाता है कि यार, मेरा वाला प्रिय हाथी जिसने मेरे को इतने सारे युद्ध जीता दिए, वो दलदल में फँस गया रे। वो बहुत सारी तरकीबें लगाता है, बहुत सारी युक्तियाँ लगाता है। रस्सी से खींचो, हाथी से खींचो, घोड़ों से खींचो। जैसे-जैसे उसको ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, वैसे-वैसे वो हाथी नीचे जाए, तो पूरी तरकीबें फेल हो जाती है। फिर एक जो बहुत बुजुर्ग जामवंत टाइप मंत्री रहते हैं, उनको पाचारण करता है राजा, और उनको बोलता है कि यार, ये हाथी को कैसे निकाले? तो वो जामवंत टाइप मंत्री बोलता है, राजा बोलते कोई संसाधन, कोई युक्ति, कोई तरकीबें, कोई योजनाएँ काम नहीं आएगी, केवल एक ही युक्ति काम आएगी बोले। आपको बोले 20 साल पीछे जाना पड़ेगा बोले। ये जो तालाब के आगे वाला मैदान है, यहाँ पे युद्ध जैसा माहौल बना दो बोले। राजा को ये बात पटती है, वो युद्ध जैसा वो मैदान के, वो तालाब के मैदान के आगे में युद्ध जैसा माहौल बनाता है, नगाड़े, कदम ताल सैनिकों की बिगुल बजाता है, और जैसे ही वो प्रक्रिया वो हाथी के कानों में सुनाई जाती है, वो बिगुल, नगाड़े, वो रणगाड़े की आवाज़, वो हाथियों की कदम ताल, सैनिकों की वो परेड, तो वो हाथी के कानों में, जैसे हाथी को लगता है कि साले युद्ध की बेला हो गई है और मेरा राजा संकट में है, तो मेरे को उसकी मदद के लिए जाना है। बिना किसी रस्सी के सहारे, बिना किसी मदद के सहारे, वो इतना दलदल में फँसा हुआ हाथी निकल के बाहर आ जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक हाथी अपनी राजा की संकटमय परिस्थिति को देख के अगर उतनी सारी दलदल में से बाहर आ सकता है, तो मेरे साथ में अल्कोहलिक एनोनिमस के इतने सारे अनुभव के बिगुल है, इतने सारे लोग हैं जो अपने अनुभव के माध्यम से मेरे को अप्रिशिएट करते हैं कि तू लड़ सकता है, यू कैन डू इट। तो क्या मैं आज अपने जीवन में संघर्षमय परिस्थिति को लड़ के एक अच्छी परिस्थिति में नहीं बदल सकता हूँ? तो आज मेरे को ये कहानी यही बताना चाहती है कि संघर्ष के आगे जीत है। और लड़ा वही है जो हारा नहीं है। जो भी मेरे अनुभव थे आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया, आप लोगों ने सुना। आप सभी का धन्यवाद।